नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। टीवी 100 देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। और पीटीए की कार्ड 27 में सब साथ दिया। उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या अब जाति ही सबसे बड़ा हथियार बन चुकी है? क्या योगी कैबिनेट विस्तार विकास के लिए हुआ है, या फिर 2027 के चुनावी बिसात बिछाने के लिए क्या बीजेपी पीडीए की कार्ड निकालने में जुट गई है, या फिर उसे अपने ही वोट बैंक में दरार का डर सताने लगा है? पिछड़ों को साधने की कोशिश, दलितों को संदेश और ब्राह्मण नाराजगी को शांत करने की कवायद। आखिर बीजेपी एक साथ इतने मोर्चे पर क्यों सक्रिय दिख रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति अब सिर्फ जातीय गणित के सहारे चलेगी? इन्हीं सवालों पर होगी आज सबसे बड़ी और सबसे तीखी बहस, क्योंकि मुद्दा सिर्फ कैबिनेट विस्तार नहीं है और 2027 की सत्ता का भी है। रिपोर्ट में देखिए तो मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे तारुफ भी करवाऊंगे और चर्चा भी होगी, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव हैं। इससे पहले रविवार को योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट का विस्तार किया गया। कैबिनेट में 6 नए चेहरों को शामिल किया गया है, साथ ही 2 मंत्रियों का प्रमोशन हुआ है। योगी सरकार का कैबिनेट विस्तार लंबे समय से टाला जा रहा था। अब चुनाव से कुछ महीने पहले कैबिनेट विस्तार को बीजेपी की चुनावी तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है। कैबिनेट विस्तार अभी क्यों किया गया? इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला, नाराज जातियों को खुश करने के लिए क्षेत्रीय संतुलन बैठाना। दूसरा, दल बदलुओं को जगह देकर दूसरी पार्टियों के नेताओं को लुभाने की कोशिश करना। और तीसरा, पश्चिम बंगाल की जीत के बाद महिलाओं और अति पिछड़ों को लामबंदी के हिट फॉर्मूले को यूपी में भी लागू करना। और यही कारण है कि योगी कैबिनेट विस्तार को सिर्फ प्रशासनिक फैसला नहीं, बल्कि आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़े राजनीतिक और सामाजिक संतुलन के तौर पर देखा जा रहा है। क्योंकि बीजेपी अब पीडीए के मुकाबले अपना नया सामाजिक गठबंधन खड़ा करने में लगी हुई है। अखिलेश के पीडीए को काट पाएंगे? जातीय समीकरण साधने की कोशिश। पिछड़ों दलितों को साथ लेकर चलेगी बीजेपी। ब्राह्मणों की नाराजगी भी दूर करने की कोशिश। महिलाओं और अति पिछड़ों का फॉर्मूला। बीजेपी इस बार खास तौर पर गैर यादव, पिछड़ों और गैर जाटव दलित वोटरों को अपने साथ मजबूती से जोड़ने की रणनीति पर काम कर रही है, क्योंकि पार्टी को लगता है कि ये वो सामाजिक वर्ग है जो आने वाले चुनाव में जीत और हार का सबसे बड़ा अंतर तय कर सकते हैं। इसके साथ ही बीजेपी ब्राह्मण समाज की नाराजगी को लेकर भी कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। इसलिए कैबिनेट विस्तार और संगठनात्मक बदलावों के जरिए संतुलन बनाने की कोशिश लगातार दिखाई दे रही है, ताकि विपक्ष को किसी भी तरह के असंतोष का बड़ा मुद्दा ना मिल सके। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी लगातार पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले को आगे बढ़ाकर बीजेपी पर सामाजिक असंतुलन के आरोप लगा रही है। लेकिन अब योगी कैबिनेट विस्तार को उसी रणनीति के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है, जिसमें बीजेपी ये दिखाना चाहती है कि उसके साथ हर वर्ग और हर समाज के प्रतिनिधित्व मौजूद है। अब राजनीतिक नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या बीजेपी का ये नया सामाजिक और जातीय संतुलन 2027 में पार्टी को मजबूत बढ़त दिला पाएगा, या फिर पीडीए का मुद्दा उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा असर दिखाएगा। योगी कैबिनेट विस्तार ने इतना तो साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में 2027 की लड़ाई सिर्फ विकास, कानून व्यवस्था और योजनाओं पर नहीं, बल्कि सामाजिक और जातीय संतुलन के बड़े समीकरणों पर भी लड़ी जाएगी। क्योंकि हर राजनीतिक दल अब अपने अपने वोट बैंक को मजबूत करने और नए सामाजिक गठबंधन बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बीजेपी का ये नया जातीय संतुलन पीडीए की राजनीति पर भारी पड़ेगा, या फिर उत्तर प्रदेश की सियासत में आने वाले दिनों में एक नया राजनीतिक मोड़ देखने को मिलेगा। तो कैबिनेट विस्तार हो चुका है, लेकिन क्या 2027 के रन के लिए विस्तार हुआ है? इसी पे चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निरंजन पोद्दार राजनीतिक विश्लेषक है, बहुत स्वागत है सर आपका टीवी 100 पे। हैदर अली समाजवादी पार्टी के नेता है, बहुत स्वागत है सर आपका भी टीवी 100 पे। और अनुपम भंडारी नेता बीजेपी के हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं निरंजन दी आपके पास आना चाहूंगी, क्या लगता है ये जो कैबिनेट विस्तार हुआ है ये 2027 के रन को साधने के लिए हुआ है?
देखिए स्वीटी जी, मेरा ये मानना है कि ये जो मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद का जो विस्तार है, ये विस्तार करके भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के होने वाले चुनावी महायुद्ध का कहीं ना कहीं शंखनाद कर दिया है, या यूं कहीं कि शंख फूंक दिया है। और जिस तरीके से इसके अंदर सामाजिक और जातीय और तथा जो क्षेत्रीय संतुलन इन्होंने बिठाने का प्रयास किया है, आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अपनी चुनावी बिसात बिसाती है, और चुनावी बिसात के अंदर आप ये देखिए कि जो चेस बोर्ड होता है, चेस बोर्ड के अंदर हो 32 खाने अपने तो खेलती है, सामने वाले के 32 खानों के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं खेलने का प्रयास करती है। और जिस तरीके से आपने देखा है कि अभी पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी जैसी राजनीति की एलिफेंट या राजनीति की हाथी, जिसको माना जाता था बहुत जुझारू नेता और एक अजय नेता के रूप में ममता बनर्जी को देखा था, उनको भी वहां पे पश्चिम बंगाल के अंदर जिस तरीके से इस बार भारतीय जनता पार्टी ने इतने बड़े बहुमत के साथ उनको परास्त किया है, कहीं ना कहीं उस उत्साह और उस ऊर्जा के साथ भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर अपना अश्वमेघ का जो घोड़ा है उसको दौड़ाने का प्रयास कर रही है। रही बात पीडीए की या जो 2024 के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी को जो डेंट लगा था उसकी, तो स्वीटी जी मेरा ये मानना है कि देखिए कमी कहीं पे भी जो हो उसको दुरुस्त करने के अंदर कोई कमी नहीं होती, लेकिन इसके अंदर कई कारण हैं जो भारतीय जनता पार्टी मेरे हिसाब से हर चीज का गुणा भाग लगा रही होगी। एक कारण जैसे मैं आपको बताऊं, 2024 के अंदर पहली बात तो आप ये समझिए कि भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से 32 सीटें गंवानी पड़ी, और जो इंडिया गठबंधन या यूं कहें कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी गठबंधन जिस तरीके से 42-43 सीटें जीत करके उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को झटका दिया, लेकिन वोट प्रतिशत की आप बात करेंगे तो वोट प्रतिशत लगभग समान है, 0.18% का वोटों के अंदर अंतर है। 2027 के रन कोई साधना था नहीं, निश्चित रूप से आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए। और मेरा तो ये मानना है कि 2027 के रण की अगर बात करें तो देखिए भारतीय जनता पार्टी को अगर उत्तर प्रदेश के अंदर कोई हरा सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी हरा सकती है। वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने देखा होगा कि 2022 के विधानसभा चुनाव के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर 61% मतदान था, जो मतदान घट करके यानी वोटर टर्नआउट घट करके 2024 में 57% आया, और उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी को डेंट लगा। अब अगर 2027 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का कैडर और भारतीय जनता पार्टी का धुरंधर जो धरती के नीचे या समझ लीजिए गुमनामी में काम करता है, मैं बात कर रहा हूं आरएसएस संगठन की, वो अगर उतनी ही ऊर्जा से उतने ही दबाव में और उतने ही स्वभाव में अगर वो काम करेगा तो अनुपम जी कहा ये जा रहा है कि कुछ ऐसे नेता थे जिनको कैबिनेट में जगह चाहिए थी, कई दिनों से जगह नहीं मिल जा रही थी, इसलिए अचानक से कैबिनेट विस्तार हुआ और ताकि वो नेता दूसरी पार्टी में ना चला जाए, यानी कि पूरा का पूरा जो सभा थी वो 2027 को साधने की कोशिश थी, इसलिए कैबिनेट विस्तार हुआ है। सच क्या है? प्रश्न मेरे से है? हाँ अनुपम जी। सबसे पहले आप सभी लोगों को सादर नमस्कार। और आज जैसे उत्तर प्रदेश का जो नया मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, यह केवल राजनीतिक नीतियों का समूह नहीं बल्कि नए उत्तर प्रदेश के विजन को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत ही मजबूत टीम का गठन किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की भावना के साथ में कार्य किया है, और यही मंत्रिमंडल उसी सोच का एक प्रतिबिंब है। इस मंत्रिमंडल में सामाजिक क्षेत्रीय संतुलन को विशेष ध्यान रखते हुए प्रदेश के सवाल ये उठ रहे, माफ कीजिएगा बीच में टोक रही हूं, कि 7 महीने पहले क्या नई सोच आ गई और क्या विकास की ये गाथा दिखने को मिल रही है? देखिए क्या होता है, जब आपको जानते हैं भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मोड में डे 1 से रहती है। आज 2027 के जैसे आप बता रहे हैं भाई, हर चीज जैसे इसमें क्या है, प्रदेश में हर क्षेत्र, पूर्वांचल हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, अवध हो, बुंदेलखंड हो, उन सभी को उचित प्रतिनिधित्व की हमेशा से मांग रही है। तो साथ में समाज के हर वर्ग को, पिछड़ा वर्ग हो, चाहे अनुसूचित जाति हो, महिला हो, युवा हो, इन सबको साथ लेके आने का प्रयास किया गया है।
भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह परिवारवाद की पार्टी नहीं है, बल्कि कार्यकर्ता का सम्मान करती है। जो व्यक्ति संगठन और जनता के बीच में मेहनत करता है उसे जिम्मेदारी मिलती भी है। यही कारण है भारतीय जनता पार्टी आज देश की सबसे बड़ी और विश्वसनीय पार्टी बनी हुई है। आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था, निवेश जिस तरह से योगी जी लेके आए हैं, एक्सप्रेसवे हो, एयरपोर्ट हो, रोजगार हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के जो नए आयाम स्थापित किया गया है, यह नया मंत्रिमंडल जो उत्तर प्रदेश में अभी गठन हुआ है योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, ये विकास की इसी गति को और तेज करने के लिए किया गया है। ठीक है। आज जैसे विपक्ष की जो जाति है वो हमेशा वोट बैंक की राजनीति करती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी विकास और सुशासन की राजनीति करती आई है। भाजपा का क्या एक ही लक्ष्य है कि किसी की एक वर्ग का नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का विकास हमको करना होता है। ठीक है, वोट बैंक की राजनीति करती है विपक्ष। हैदर अली जी, देखिए, सबसे पहले तो जो ये मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है इसके लिए मैं कहूंगा बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। अब जैसे कि सभी दोनों हमारे भारतीय जनता पार्टी के भंडारी जी और हमारे राजनीतिक विश्लेषक जी का कहना है कि सामाजिक संतुलन है। ये सामाजिक संतुलन नहीं, पार्टी असंतुलन है। क्योंकि आप देखिए, सबसे पहले आपने जिन ब्राह्मण चेहरे की बात की है, तो भारतीय जनता पार्टी में जो अभी आदरणीय भंडारी जी कह रहे थे कि हम संगठन के कार्यकर्ताओं को, मेहनत करने वालों को सम्मान देते हैं, तो वो सम्मान तब कहाँ गया जब हमारी पार्टी से गए हुए मनोज जी को बनाया गया, वहां पर मनोज पांडे जी को। तो जो ब्राह्मण विधायक बेचारे संगठन में मेहनत करते हुए बहुत समय से इस उम्मीद से बैठे होंगे कि हम मंत्रिमंडल में उनका नंबर आएगा, तो नंबर तो मनोज पांडे जी समाजवादी पार्टी से आके उड़ा कर ले गए। दूसरी बात, अभी यहाँ पीडीए की चर्चा चल रही है। एक पीडीए देखिए, एक तो सांकेतिक पद होता है और एक वास्तविक अधिकार होता है। वास्तविक अधिकार नहीं दिया जा रहा है, सांकेतिक रूप से ड्रामा रचा जा रहा है। इसका उदाहरण मैं दूंगा, चित्रकूट में गैंग रेप पीड़ित जो है वो दलित है। मुरादाबाद में भाजपा सभासद अमन वर्मा ने नशीला पदार्थ खिला के दलित बच्ची से बलात्कार किया, ब्लैकमेलिंग की। सिद्धार्थ नगर में भाजपा के नेता द्वारा दलित बच्ची से बलात्कार की घटना की गई। गाजीपुर में दलित महिला के साथ हत्या और बलात्कार किया गया। यानी कि उत्तर प्रदेश में जो एनसीआरबी के आंकड़े हैं उनके अनुसार दलितों पर अत्याचार उत्तर प्रदेश नंबर 1 है उसमें। तो जो एक तरफ दलित अपने अपमान की घटनाएं घुट पी रहे हैं, अपमान से रोज उनका दो चार होना पड़ रहा है, उनको परेशानी हो रही है, उनको बेइज्जतियां की जा रही है। सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश रोकने में देश में कुल 180 मामले आए हैं दलितों के, पिछड़ों के, और उत्तर प्रदेश में उन 180 में 173 हैं। तो बताइए, दलित या अपमान बर्दाश्त करेगा? या किसी दलित को, अगर एक दलित को माननीय मुख्यमंत्री जी मंत्री बना देते हैं तो उससे दलित समाज का ये अपमान भूल जाएंगे दलित लोग। पीडीए की असली लड़ाई लड़ रही है वो समाजवादी पार्टी लड़ रही है। ये सांकेतिक ड्रामा हो रहा है। वास्तविक अधिकारों से दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को और समाजवादी, यानी कि हाथी के खाने के दांत कुछ और, दिखाने के दांत कुछ और है, ये कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल, ये इनके खाने के दांत कुछ और, दिखाने के दांत कुछ और। ठीक है, आऊंगी मैं भंडारी जी आपके पास। लेकिन निरंजन जी, क्या लगता है कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जो वोट प्रतिशत है यादव और जो ओबीसी है उनको साधने की कोशिश एक तरीके से कैबिनेट विस्तार करके की जा रही है, क्योंकि 60 से 65% वोट यादव के समाजवादी पार्टी के पास है? देखिए स्वीटी जी, ऐसा है कि राजनीतिक दल हैं, अपने अपने हिसाब से गुणा भाग लगाते हैं। इसके अंदर कौन क्या कह रहा है, मैं इस चीज से इत्तेफाक नहीं रखता। मेरा ये मानना है कि जैसे मैं पूर्व में भी कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी, आप एक बात बताइए, जो जिस पीडीए की बात कर रहे हैं वो पीडीए क्या हरियाणा में नहीं था? हरियाणा में दलित, पिछड़ा, आदिवासी ये सब नहीं है क्या? वो पीडीए दिल्ली में नहीं था? वो पीडीए महाराष्ट्र में नहीं था? वो पीडीए बिहार में नहीं था? वो पीडीए बंगाल में नहीं था? अखिलेश यादव जी तो गए थे ना हरियाणा में समर्थन देने के लिए। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी के साथ रोड शो भी किया। पर वो कह रहे हैं असली लड़ाई जो है यूपी में ही है पीडीए की। नहीं, आप ये मान के चलिए कि आप अगर ये कहें कि भाई यूपी का पीडीए है और बाकी देश का पीडीए नहीं है, तो फिर तो देखिए क्या ही कहा जा सकता है। मेरा ये मानना है कि जो अंत्योदय की जो एक भावना है, वो भावना आप ये समझ लीजिए अटक से लेके कटक तक पूरी जगह आपको एक जैसी मिलेगी। वंचितों की, दलितों की और शोषितों की जो बात होती है वो ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश के अंदर ही होती है, वो झारखंड में नहीं होती। अरे भाई, हर जगह बात करनी पड़ती है। और आपको ये चीज भी पता होगा कि पश्चिम बंगाल के अंदर भी, अब बिहार के अंदर तो अखिलेश जी ने जाकर के ये बात कही थी कि भाई आप जो है इनको बिहार से खदेड़ दीजिए,
हम उत्तर प्रदेश से खदेड़ देंगे। लेकिन उसके बाद में आपको पता है कि क्या परिणाम हुआ। तो मेरा ये कहना था ये जो पीडीए वाला जो जादू था या पीडीए वाला जो ताबीज था, वो जिनके समर्थन में गए थे उनको जाकर के ये बीज मंत्र उनको क्यों नहीं दिया कि भाई वो भारतीय जनता पार्टी को वहां से खदेड़ देते। वास्तविकता क्या है स्वीटी जी, आपको समझनी पड़ेगी। मैं सिलसिलेवार इस चीज का विस्तार से जवाब दे सकता हूं कि 2022 के विधानसभा चुनावों का, 2019 के लोकसभा चुनावों का, 2024 के लोकसभा चुनावों का अगर आप निरंतर मूल्यांकन करेंगे तो आपको एक चीज दिखाई देगी कि 2024 के लोकसभा चुनावों के अंदर भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी का हराया था। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अब की बार 400 पार का नारा दिया, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का कैडर आश्वस्त होकर के घर बैठ गया। उतना परिश्रम और उतना पसीना नहीं बहा पाया। दूसरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है, जिसको भारतीय जनता पार्टी का हमजा अली मजारी कहते हैं, जो आप ये मान के चलिए गुमनामी में काम करता है, जो कभी टीवी पे नहीं दिखता, कभी अखबार में नहीं छपता, अपने पैसे से अपने घर से रोटी खा के जाता है, अपने पैसे से किराया लगा कर जाता है। लेकिन जो चुनावी जो धरती है उसकी भारतीय जनता पार्टी के लिए उर्वरा धरती, वहां पे उसको उर्वरा यानी उपजाऊ बनाता है। मैं उस आरएसएस संगठन की बात कर रहा हूं। तो आपने देखा होगा जेपी नड्डा जी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में ये बोल दिया था कि हमें अब आरएसएस की आवश्यकता नहीं है चुनाव जीतने के लिए। ये सारा का सारा परिणाम ये रिजल्ट उसका था, क्योंकि 61% जो वोटर टर्नआउट था वो 57% आ गया। और उसके बाद में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने, देखिए चुनावी राजनीति के अंदर आप ये कहें कि केवल एक फार्मूला काम करता, हर बार 2-2-4 नहीं होते, कई बार 2-2-5 भी होते हैं, कई बार 2-2-3 होते हैं। अच्छा। चुनावी राजनीति के अंदर आपका वॉरियर कौन है, आपका वार रूम कौन है, उसके बाद में आपके प्रत्याशी कौन है, आपकी पॉलिसी क्या है, आपका मैनिफेस्टो क्या है, आप जनता को क्या धरातल। आज की तारीख में स्वीटी जी, कोई आदमी ये सोचे कि मैं ट्विटर के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर। हैदर जी इसका जवाब दे दीजिए और फिर आऊंगी मैं भंडारी जी आपके पास। हैदर जी देखिए, ऐसा है कपोल शंखा या कपोल सपने देखने से धरातल के कार्य नहीं होते हैं। आरएसएस एक बहुत बड़ा संगठन है, निश्चित रूप से मैं इसे स्वीकार करता हूं, लेकिन जनता से बड़ा उत्तर प्रदेश या देश में कुछ कोई नहीं हो सकता। और जो जनता, जिसको अभी बता रहे थे बिना रोटी खाए अपनी रोटी खाए, अब जो वो जनता जो रोटी जिसको नहीं मिल रही है, इसका जवाब जनता देगी। वो जनता जिसको पहनने को कपड़े नहीं मिल रहे हैं, इसका जवाब वो जनता देगी। वो जनता जिसके साथ अत्याचार हो रहा है, जिसको अधिकारों से छीना जा रहा है, उस आरएसएस का जवाब वो जनता देगी। अभी यहाँ पे सिर्फ बातें हो रही हैं, सपने दिखाए जा रहे हैं। अभी आप देखिए, पिछले दिनों लोकसभा में बड़ा ड्रामा हुआ कि महिला आरक्षण दिया जाएगा, महिला आरक्षण दिया जाएगा, 33% महिला आरक्षण, जबकि वो कानून है और उसको वहां पे ड्रामा किया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि अभी जो 6 बनी है उनमें से सिर्फ एक महिला ही, देखिए टोटल उत्तर प्रदेश में 4% महिलाओं सूटी जी नेतृत्व दिया गया है, उनको उनके साथ भी धोखा किया जा रहा है। 33% महिला आरक्षण मंत्रिमंडल में तो कहीं नजर नहीं आ रहा है। अनुपम जी, हाथी के खाने के दांत कुछ और दिखाने के दांत अलग है। देखिए क्या है, ये जो इनका जो रोना है ना, ये रोना आज से नहीं कई सालों से रो रहे हैं। 10 साल हो गए रोते होते, और काफी साल लगेंगे इनको और भी रोना। इनको आप सुनेंगे भी, डिबेट में भी और वैसे भी। देखिए, जहां तक बात है, आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से कार्य कर रही है और जिस तरीके से लोगों का प्यार और सम्मान वहां मिल रहा है पार्टी को, इसमें किसी छुपा नहीं है। आज जैसे दलितों की बात करते हैं, बड़ा मसीहा बने बैठे हुए हैं दलितों के। इनको ये बताइए, प्रधानमंत्री आवास योजना में देश के करोड़ों लोगों को पक्के घर का जो मकान मिले, उसमें सबसे बड़ी संख्या जो है वो अनुसूचित जनजातीय परिवारों की है। अगर मैं 80 करोड़ लोगों को जो मुफ्त राशन दिया जा रहा है, इसका सबसे बड़ा लाभ जो मिला है वो दलित और गरीब वर्ग को मिला हुआ है। आयुष्मान भारत में जिसमें 5 लाख लोगों को मुफ्त इलाज मिल रहा है, इसमें इस सुविधा में करोड़ों दलित परिवार को लाभान्वित हुए हैं। उज्ज्वला योजना आप बात कर लीजिए, 10 करोड़ से अधिक लोगों को गैस कनेक्शन दिए गए, जिसमें सबसे बड़ी संख्या जो है वो दिल्ली और गरीब महिलाओं की है। बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान जितना, पर वो तो कह रहे हैं आप महिला आरक्षण कहते रहते हैं और कैबिनेट में सिर्फ एक ही महिला। देखिए, हर व्यक्ति को जितना, जो अगर हम बात करें महिलाओं को सम्मान करते हुए, आज हमारी बहन कृष्णा पासवान मंत्री बन के आई हैं और बीजेपी में महिलाओं के प्रति जो प्रतिबद्धता का को जो हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया हुआ, ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है।
अभी ये बागी विधायक की बात कर रहे थे मनोज पांडे की, मनोज पांडे जी अगर उनसे उनके कार्य उनके नीति से अगर अच्छे होते तो वहां छोड़ के नहीं जाते। आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की योग्यता और उसके विकास के एजेंडे में इनको जो चीजें दिखाई पड़ी, जिस कारण से वो भारतीय जनता पार्टी में आए, तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको सम्मानित किया है। आज जो है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है, पूरे देश में देखा आपने, पश्चिम बंगाल जैसे इतना जटिल क्षेत्र को जो है जो फतेह करने का कार्य किया, ये तो उत्तर प्रदेश है, तो इसमें तो इनको कहीं भी सोच पाएंगे कि 227 में इनको जमीन मिलने वाली है, कहीं से नहीं मिलने वाली है। इसका जवाब दीजिए, फिर रंजन जी आपके पास आऊंगी। देखिए, वोट की लूट पर इतना घमंड नहीं करना चाहिए कि भाषा शैली से गिर जाए व्यक्ति। ये रोना धोना जैसे शब्द करना, भंडारी जी मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी कि आप इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करेंगे। खैर वो आपकी मानसिकता है, आप जाने। देखिए, अभी इन्होंने कहा कि उज्ज्वला योजना में दलितों को दिया गया, तो मैं बता दूं जो गैस लाइन में आज खड़े हुए हैं उसमें भी सबसे ज्यादा दलित, पिछड़े और बेचारे गरीब जनता ही खड़ी हुई हो रही है। गैस लाइन की जो लंबी लंबी लाइनें लगवा रही है भारतीय जनता पार्टी सरकार, ये भी दलितों का उत्पीड़न, गरीबों का उत्पीड़न सबसे ज्यादा हो रहा है। मकानों का भी जिक्र किया, तो मकान उत्तर प्रदेश या देश में पहली बार नहीं बांटे गए हैं। जब भी बांटे गए तो पिछड़े और दलितों और गरीब की रेखा से नीचे के लोगों को ही दिया जाता है। तो झूठे जुमले, झूठे बातें, एक शायर ने कहा है कि झूठों ने झूठों से कहा, सच बोलो सरकारी ऐलान हुआ है, सच बोलो गुलदस्ते के ऊपर लिखा है सबका साथ सबका विकास। मैं भंडारी जी से पूछना चाहता हूं, गुलदस्ते के अंदर क्या लिखा है वो भी सच बोलें। निरंजन जी, क्या लगता है सपा और बीजेपी में 2027 पे किन वर्गों पर लड़ाई आके टिक जाएगी? देखिए स्वीटी जी, मेरा तो ये मानना है कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी को स्वयं भारतीय जनता पार्टी से जीतना है। अगर स्वयं भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से, भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो जिस तरीके से अभी आप बार बार एक ही चीज कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी से जीतना है। मैं इसलिए कह रहा हूँ ना। ठीक है, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, पहले एक बार सुन लीजिए। तो समाजवादी पार्टी का स्टैंड ही नहीं करती, ना बीएसपी। भाई मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप जीतने वाले वोटों की गिनती देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि जीतने वाले वोटों की गिनती के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सामने विपक्ष कहीं भी नहीं ठहरता। लेकिन समस्या तब होती है कि उन वोटों को बूथ तक ले जाया जाए और उनको ईवीएम के अंदर उनको बटन दबवाया जाए। अगर वो काम भारतीय जनता पार्टी का कैडर नहीं कर पाएगा, भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो उस काम के अंदर लचर रह जाएगा। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, आपको स्वीटी जी समझ में आएगी क्योंकि आपने देखा होगा अभी उत्तर प्रदेश के अंदर एसआईआर हुआ और एसआईआर के अंदर 18 जनवरी का लास्ट डेट थी फार्म जमा होने की। 6 करोड़ फार्म जमा होने से बच गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने स्वयं इस मोर्चे को संभाला, तब जाकर के 4 करोड़ फार्म जमा हो पाए और उसके बाद में भी 2 करोड़ नाम कट गए। तो यानी कि कहने का तात्पर्य यही है कि संगठन कहीं ना कहीं शिथिल नजर आ रहा है, कार्यकर्ता कहीं ना कहीं केवल सेल्फी वाला कार्यकर्ता नजर आ रहा है, परिश्रम और पसीना बहाता हुआ नहीं दिख रहा। 2024 के अंदर भी वो चीज आपको दिखाई दी। और मैं एसआईआर का भी एग्जांपल इसके अंदर है। मेरी सोसाइटी के अंदर 1200 परिवार है, मेरी सोसाइटी में कोई भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का नहीं आया। एसआईआर के दौरान किसी ने आकर के किसी की डोरबेल नहीं बजाई कि आपने अपना फार्म जमा करवाया कि नहीं करवाया। तो इसलिए मैं कह रहा हूं। और दूसरी तरफ आपको पता है केंद्र और स्टेट के अंदर भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं कई बार ऐसा लगता है कि कोई राजनीतिक पैंतरेबाजी चलती है। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं, ये देख करके मैं आपको कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को, अगर भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं ने नहीं लड़ा तो निश्चित रूप से 2027 में मुझे कोई बहुत बड़ा मुकाबला लगता नहीं है। ठीक है, हैदर अली जी। शासनिक अमला जो है वो बेलगाम है। आदरणीय हमारे जो अभी राजनीतिक विश्लेषक जी अपनी विश्लेषण कर रहे थे, तो ये भूल जाते हैं कि उत्तर प्रदेश से संसद में जो सबसे बड़ी पार्टी है उसका नाम है समाजवादी पार्टी। तो समाजवादी पार्टी जब संसद में सबसे बड़ी पार्टी है तो ये निश्चित रूप से अगर उस तरीके से देखें तो हम अगर उससे ही आकलन करेंगे तो आगामी विधानसभा में 225 सीटें हम लोगों को मिल रही हैं अगर हम पिछले लोकसभा चुनाव से ही कंपेयर कर लेते हैं तो। उस हमारा टारगेट तो 250 से भी प्लस जाने का है। अब देखिए जो बातें हो रही हैं, बातें हैं, इन बातों का क्या, बातों में तो कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी कहा जा सकता है, मैं भी कुछ कह सकता हूँ। टाइम और दीजिएगा। सारा समय तो आप ही को मिल रहा है आदरणीय। हमारे समय में 10 सेकंड की आप
खैर कोई बात नहीं, आपको मैं भी निवेदन करूंगा कि आपको 15 सेकंड का समय स्वीटी जी आपको दे दी। जी देखिए, ऐसा है कि संसद में सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी है, सड़क पे सबसे ज्यादा संघर्ष समाजवादी पार्टी कर रही है, और उसके बाद भी आदरणीय राजनीतिक विश्लेषक जी ये बात कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के स्टैंड नहीं करती है। निश्चित रूप से उनकी एक बात बिल्कुल सत्य है, मैं उनका साथ दूंगा उस बात में कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन शिथिल पड़ चुका है, निराश हो चुका है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी निराश हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का शासन नहीं है, बल्कि यहाँ पे जो लोक सेवा है, हमारे लोकशाही यहाँ पे शासन के अधिकारी शासन चला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी शासन चलाने में पूर्ण रूप से फेल हो चुकी है। तो आगामी आने वाले समय में जनता की लड़ाई समाजवादी पार्टी ही लड़ेगी, और जनता आने वाले चुनाव में इस बात का जवाब दे देगी भारतीय जनता पार्टी को कि आपकी ठगी अब रुक चुकी है, अब आप यहाँ पे फेल हो चुके हैं। ठीक है अनुपम जी, फेल हो चुके हैं। अरे इनसे मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं, ये बताइए लोकसभा में आपके कितने सांसद हैं, बता सकते हैं आप? और भारतीय जनता पार्टी कितने सांसद है? मतलब आपको डिबेट में बैठा दिया गया है तो कुछ भी बोलते रहोगे क्या? आपको समझना चाहिए देश में सबसे बड़ी भंडारी जी, उत्तर प्रदेश में आपके कितने सांसद हैं, कृपया उस पर ध्यान दीजिए। मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, देश की बात नहीं कर रहा हूँ। देश की सत्ता आप चला रहे हैं, पूरे देश को पता है। देखिए, जिस तरीके से इनका जो विचार है और जिनकी जो भावना है समाजवादी पार्टियों की, ये किसी से छिपी नहीं है। आपने देखा है समाजवादी पार्टी के शासनकाल में 2012-2014 में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दंगे और सांप्रदायिक घटनाएं हुई थी। इसको मानते हो कि नहीं मानते हो? मुजफ्फरनगर में जो दंगा किया 2013 का, हाथरस कहां हुआ था? भव्य था, सिद्धार्थनगर में कहां क्या हुआ था? गाजीपुर में क्या हुआ था? चित्रकूट में क्या हुआ था? अभी आपने आप बोला ना, अब हमें भी बोलने दीजिए। अब आपको हमने बहुत शांति सुना था, अब हमें भी बोलने दीजिए, हमें भी अवसर मिलने दीजिए। और जिस तरीके से आज जिस भर्ती घोटाला आप देखे होगा, पुलिस भर्ती हो गई, लैपटॉप वितरण हो गया, और कितने चीजों में इन्होंने जो घोटाला किया था वो जनता ने देखा। समाजवादी पार्टी सरकार में कितने राज्यों में कितनी बिजली मिलती थी, कितनी बिजली कटौती होती थी, ये भी सबने देखा। आज जो है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है और महिलाओं की सुरक्षा पर काम कर रही है, बहुत चीजें। आज 2017 से गुंडा राज इनके से परेशान होकर विकास और सुशासन के लिए भारतीय जनता पार्टी को चुना गया था। भारतीय जनता पार्टी जो है इस समय पूरे विकास की कार्य करती है, ना कि वो एक परिवार पे सीमित है। आज इस तरीके से इनके बड़े नेताओं ने ये बात बोली थी कि बच्चों से गलती हो जाती है, ये आप बहुत बड़ी बात है। और आपने मतलब महिलाओं के लिए जो ये टिप्पणी किया, ये चीजें जो है असम्य है, इसको कहीं भी माफ नहीं किया जा सकता। तो इस तरीके से देखते हैं भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश में डबल इंजन की सरकार जो है, जिसने आज जिस योगी जी के नेतृत्व में काम कर रही है, और आने वाले समय 2027 में मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ चरण के माध्यम से एडवांस में ही। देखिए, गए मुद्दों पर राजनीति करना भारतीय जनता पार्टी की फितरत बन चुकी है। पुरानी बातों को लेकर, पुराने मुद्दों को उखाड़कर उस पर राजनीति करना भारतीय जनता पार्टी की प्रवृत्ति बन चुकी है। हम लोग भविष्य की राजनीति करते हैं, विकास की राजनीति करते हैं। अभी बिजली का जिक्र किया, मैं आदरणीय भंडारी जी से सवाल पूछना चाहता हूं, एक पावर हाउस का नाम बता दें जो भारतीय जनता पार्टी में बना हो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बना हो। सिर्फ हमारे जो कार्यकाल में पावर हाउस बन गए, उन पर बिजली सुचारू हो गई, तो उसी के वही राम राम जपता पराया काम अपना ये करने की भंडारी जी आवश्यकता नहीं है। इतना हैदर अली जी, आप जानते समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छा कार्य किया था, जनता भारत का रास्ता क्यों दिखा दिया? इस पर बिल्कुल आप चिंतन किया है? झूठे जुमलों में फंसकर, सांप्रदायिक राजनीति में फंसकर उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको मौका दिया। ठीक है निरंजन जी, आखिरी के 10 सेकंड। देखिए, आज उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ की जनसंख्या में है, जिस तरह से योगी जी काम कर रहे हैं, बड़े जनसंख्या। निरंजन जी 10 सेकंड लास्ट के। देखिए स्वीटी जी, ये बार बार 2024 के जो रिजल्ट्स आए थे उनको ये अपना टारगेट बता रहे हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि 2024 में जिसको समाजवादी पार्टी अपूर्व सफलता मानती है, उसके अंदर भी वोट प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी के समान ही था। हाँ, सीटों के अंदर 4-5 सीटों का फर्क पड़ गया, वो अलग बात, पहली बात। दूसरी बात, एक चुनाव जैसा हर दूसरा चुनाव नहीं होता, आप इस चीज को भी समझ के चलिए, क्योंकि अगर उसी पैमाने को मानेंगे तो 2024 में जिस तरीके का रिजल्ट आया, 240 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी आई, ऐसा लग रहा था कि मोदी जी का करिश्मा खत्म हो गया, ऐसा लग रहा था
कि भारतीय जनता पार्टी का उतार शुरू हो गया। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी दबाव में और अभाव में काम करती है, उसका परिणाम सबके सामने है। उसके बाद में हुए तमाम विधानसभा चुनावों के अंदर या तो भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल और 2027 में यही परिणाम देखने को मिलेगा, जो कार्य करेगा उसको मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया निरंजन पोद्दार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हैदर अली जी बहुत बहुत धन्यवाद, अनुपम भंडारी जी भी हमारे साथ जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया सर आप तीनों का। ऐसे में राजनीतिक समीकरण अब क्या कहते हैं और 2027 करण किस तरीके से तैयार होता है, क्या योगी की जो टीम 8 है वो पीडीए का तोड़ है, जातीय समीकरण साधने की कोशिश क्या इससे की जा रही है, लेकिन अब क्या होता है, सियासी तनाव कितना बढ़ेगा और ये मुद्दा कहां तक जाएगा, आने वाले दिनों में साफ तौर पे पता चल जाएगा। चलिए चर्चा में फिलहाल के लिए इतना ही, खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए TVN।